भारत और नेपाल के रिश्ते भाइयों जैसे रहे हैं और भाइयों की तरह ही पिछले करीब 1.5 दशक से दोनों के बीच मतभेद गहराते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत खास हो गई थी। आमतौर पर ऐसे दौरे दो देशों के बीच कूटनीतिक दांवपेच के होते हैं, लेकिन मोदी की नेपाल यात्रा में जज्बात का बोलबाला रहा। 2 दिन तक मोदी की बातें सुनने के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और माओवादी पार्टी के नेता प्रचंड को भी कहना पड़ा कि मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत कर दी है। भारत और नेपाल दोनों देशों में अब इसी बात पर बहस चल रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल दौरे में अपनी कूटनीतिक महारत का सबूत दे दिया है। भारत और नेपाल के रिश्तों में जमती जा रही बर्फ एक झटके में पिघलने लगी। 17 साल बाद नेपाल के लोग अपने बीच किसी भारतीय प्रधानमंत्री को देखकर उम्मीदों से भरे हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नाउम्मीद नहीं किया। नेपाल में आउन पाएकोमा अत्यंतै हर्षित छु। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन की अपनी नेपाल यात्रा में भावनाओं की कूटनीति का भरपूर इस्तेमाल किया। वो जहां गए, जिससे मिले, यही एहसास कराते रहे कि भारत और नेपाल का भाईचारा उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी और खून का रिश्ता है और आज से नहीं, ये त्रेता युग से है ये रिश्ता। लेकिन इस बार जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक सिग्नल, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर नेपाल के हर तबके की नजर थी। आपके दिल को छुआ मोदी जी ने 45 मिनट एकदम छुआ है और हम लोग वास्तव में सब लोग प्रभावित हैं और सोचते भी हैं कि नए रिश्तों का जन्म होगा। कि कुछ शंकाएं मन में हो, कुछ डर मन में हो, उसको उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हमारा काम आपके काम में दखल देना नहीं है। अपने आप में आप इससे आश्वस्त। डेफिनेटली नेपाल और भारत के लिए जो पहले से प्रगाढ़ संबंध था, उसमें थप उजागर मोदी जी ने किया और एक अच्छा पड़ोसी का उन्होंने मित्रता का प्रगाढ़ संबंध के लिए उन्होंने आज नेपाल के संसद में संबोधन किया। नेपाल में अच्छे दिन लाने जा रहे हैं भैया। हाँ जी, हाँ जी। मोदी की इस नेपाल यात्रा के दौरान उम्मीद थी कि भारत और नेपाल के बीच लंबे अरसे से चल रहे विवाद निपटाने की दिशा में संसद में संबोधन किया। नेपाल में अच्छे दिन लाने जा रहे हैं भैया। हाँ जी, हाँ जी। मोदी की इस नेपाल यात्रा के दौरान उम्मीद थी कि भारत और नेपाल के बीच लंबे अरसे से चल रहे विवाद निपटाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, खासकर पाकिस्तान और चीन की नेपाल में बढ़ती दखल के बारे में। चीन का जो हस्तक्षेप सबसे ज्यादा बढ़ गया है वह यूपीए सरकार के कारण हुआ है और केवल चीन का ही नहीं, आईएसआई की गतिविधियां भी वहां बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि नेपाल में भी एक नई शुरुआत का एक बेहतर जो है समाधान निकलेगा भी। नेपाल को ट्रांजिट रूट के तौर के ऊपर इस्तेमाल होने से रोका जाए, क्योंकि बहुत अरसे से पहले नेपाल को इस्तेमाल किया जाता रहा। एक्टिव टेररिस्ट भी वहां पे जाके तो वहां से देश विरोधी गतिविधियां करते थे। भारत और नेपाल के बीच बढ़ते सीमा विवाद निपटाने और यूपी और बिहार में तबाही मचाने वाली नेपाल की नदियों पर बांध बनाने के लिए समझौतों की उम्मीद थी। ऐसे समझौते तो नहीं हुए, लेकिन जानकार मानते हैं कि मोदी जिस मकसद से नेपाल गए थे उसमें पूरी तरह कामयाब रहे। This is a very important visit, and while again there have been no major deal signed or no major breakthrough, I think the atmosphere, the political contact is very, very valuable, and hopefully over the next 2 or 3 months the major issues will be taken forward.
भारत ने नेपाल को आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 6.5 करोड़ की मदद मुहैया करने का समझौता किया। भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस तय करने का समझौता हुआ, जिस पर 1996 से ही काम अटका हुआ था। नेपाल के सरकारी चैनल नेपाल टेलीविजन और दूरदर्शन के बीच सहयोग के लिए भी दोनों देशों ने समझौता किया। इसके अलावा भारत ने नेपाल को रियायती कर्ज देने की सीमा $1 अरब करने का भी फैसला किया, जिसका इस्तेमाल नेपाल अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सड़कों के निर्माण के लिए कर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की एक पुरानी शिकायत भी इसी दौरे में दूर कर दी। नेपाल में ऐसी सोच लगातार पनप रही थी कि 1950 की भारत नेपाल संधि में नेपाल को बराबरी हासिल नहीं है। मोदी ने नेपाल सरकार के सामने खुली पेशकश की कि वो जब चाहे भारत से बात कर सकता है। भारत 1950 की संधि में हर संभव बदलाव के लिए तैयार है। नेपाल के लोगों का दिल जीतने के लिए मोदी ने जो कुछ भी कहा, उसका असर भी देखने को मिला। नेपाल में माओवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड तक ने कबूल किया कि मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत हुई है। मोदी की नेपाल यात्रा पर अब राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में बहस छिड़ी हुई है कि क्या मोदी ने काठमांडू में अपनी कूटनीतिक महारत का सबूत दे दिया है। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर ये संकेत दे दिया था कि उनकी विदेश नीति में पड़ोसी मुल्क सबसे अहम है। पहले भूटान और अब नेपाल जाकर मोदी ने इसकी पहल भी कर दी। ऐसे में ये सवाल भी दिलचस्प हो गया है कि क्या मोदी एशिया के महानायक बन सकते हैं। काठमांडू में आंचल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या एशिया के महानायक बन सकते हैं मोदी, और नेपाल में कूटनीति जो मोदी ने दिखाई, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बड़ा पैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं किरीट सोमैया, बीजेपी के नेता, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मीम अफजल जुड़े हुए हैं बड़ी बहस में। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेश पंत, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता और पूर्व एम्बेसडर, पूर्व राजदूत शीलकांत शर्मा। सबसे पहले मैं चलूंगी पुष्पेश जी के पास। पुष्पेश जी, कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, लेकिन इमोशनल डिप्लोमेसी जो थी वो पूरी चरम पर दिखाई दी जो मोदी की तरफ से बयान आए। तो क्या मोदी ने इस तरह से अप्रोच किया नेपाल को कि पहले दिल में जगह बनाई जाए, जो थोड़ी बहुत खटास है उसे दूर किया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे, बाकी की बात बाद में करेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये आशा करना कि प्रधानमंत्री की 1.5-2 दिन की यात्रा में कोई बड़ा नाटकीय समझौता तत्काल होगा, ये सोचना थोड़ा नादानी है। मुझे लगता है ये सिर्फ भावुकता और भाव विवलता नहीं थी। इसको यदि पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल की धरती पर कदम रख रहा था। उसके कुछ दिन पहले हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी वहां गई थी। 23 साल बाद एक संयुक्त आयोग की बैठक हो रही थी। तो जिस तरह की उपेक्षा नेपाल की हुई थी, उसको दूर करना अपने आप में एक इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसे मैं एक बड़े समझौते से बेहतर समझता हूं। और मुझे लगता है कि जो विवाद, नेपाल और हमारा रिश्ता इस तरह का है कि दो जिस्म मगर एक जान है। हम नदियां हमारी साझे की हैं, जमीन हमारी, सरहद खुला सीमांत हमारा है। 1/5 या 1/4 नेपाल की आबादी का हिस्सा एक समय भारत में रोजगार जीविकोपार्जन कर रहा होता है। नेपाल उन असाधारण देशों में जहां के नागरिक भारतीय सेना में नौकरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कल मोदी जी ने जब चर्चा किया कि नेपाल का खून हमारे हित, राष्ट्र हित में बहा है, तो अतिशयोक्ति या कविता या भाव विवलता नहीं थी। गोरखा रेजिमेंट भारत की हकीकत है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो भुलाई नहीं जा सकती हैं कि नेपाली कांग्रेस आज सत्ता का एक छोटा हिस्सा हो सकती है, मगर भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में कोइराला परिवार जुड़ा रहा है। साथ ही मोदी ने जब ये कहा कि माओवादियों ने शस्त्र त्याग कर अब संविधान का रास्ता अपनाया है, तो उन्होंने नेपाल के आईने में भारत की राजनीति का अक्स भी देखा है। और जो हमारे यहाँ माओवादी उपद्रवी हैं, उनको भी शायद ये सोचने को बाध्य किया है। और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जब मोदी कहते हैं कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कभी उनके काम नहीं आता, तो मुझे लगता है इसके अनुगूंज सारे उन दूरस्थ पूर्वोत्तरी इलाकों में और उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में, जम्मू कश्मीर राज्य में सुनी जा सकती है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की भी बात उन्होंने की। और अंत में मुझे लगता है एक बहुत बड़े समझौते की अपेक्षा करना निरर्थक है। ये तो शीघ्र हो ही जाएगा जब वो कहते हैं कि नेपाल में एक ऐसा गुलदस्ता बनना चाहिए जिसमें हर फूल की महक और रूप और रंग हो, उसका निखार हो। तो वो बहुलवादी
स्वरूप नेपाल का स्वीकार कर रहे हैं, मधेसिया, पहाड़ी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी भेद को समाप्त कर रहे हैं। जी, लेकिन आलोक जी, हम ये भी नहीं भूल सकते कि 60 के दशक से ही हम देखें जो बीच में अविश्वास की खाई है वो बढ़ती चली गई है लगातार, और नेपाल की चीन के साथ में जो क्लोजनेस है, जो करीबी है, वो भी बढ़ती चली गई है। नेपाल ने अपनी एक इंडिपेंडेंट कूटनीति इख्तियार की है उसी वक्त से, राजा महेंद्र के समय से ही। तो ये भी हम परे नहीं रख सकते। खाई तो है बेशक, बेटी रोटी का रिश्ता हो, खून हम जो है नेपाली खून जो वो यहाँ हमारी सेना में बहा है, लेकिन फिर भी ये भी एक सच्चाई है जो हम भूल नहीं सकते, और मोदी भी शायद इस बात को जानते हैं अच्छे से। देखिए शीतल जी, असली बात यह है कि वैसे संबंध नेहरू युग से, जैसे पुष्पेश जी ने कहा, शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जितना हमें ध्यान देना चाहिए, एक तो वो कभी अविश्वास, और उसके लिए मैं सरकारों से ज्यादा शीतल जी कहूं, मैं कई बार जाने का अवसर मुझे मिला है वहां भी, पहले क्यों अविश्वास हमारा बना, चूंकि हमारे व्यापारी, मतलब उसे क्षमा के साथ मैं कहूंगा और शायद श्रीमती जी बताएंगे, उसने भी किया है, वो चाहे यहाँ हो या अफ्रीका में, जब हम दादागिरी, हम बड़े, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने यदि मान लो 4 पंक्तियां जिस तरह से नेपाली भाषा में कही, हमने बड़ा भाई के रूप में हमने जाके बात नहीं करना। पहले एक तरह से जो व्यापारी जाता था, संपादक जाता था, या विदेश के कई इस तरह के जो अधिकारी जाते थे, वो दिखाते थे कि भाई हम तुम्हें ऑब्लाइज कर रहे हैं। जब आप उनका अपने उनमें से एक होकर के जाते हैं तो स्थिति बदलती है, और मुझे लगता है कि इस बात की शुरुआत भी एक अच्छा संकेत ये देती है। ठीक है, समझौते की बात देखिए, कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ आए, जरूरी है कि वो बड़े समझौते हुए, कई बार हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, समझौते तो वाशिंगटन जाकर हो सकता है कि दिल्ली में वो तो समझौते हो जाए, चूंकि ये बड़ा पेंडिंग विषय है, और हमेशा रहता है कि हम उनके स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करें, हमारे यहाँ कैसे करें। 2 महीने पहले सरकार आई है, इसलिए उससे ये अपेक्षा करना है कि बस समझो, चूंकि वो तैयारी तो विदेश मंत्रालय के लोग तैयार करते हैं, तो उसका एक आधार जरूर रखा गया। मुझे जो सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है कि विश्वास पैदा हुआ है, इन्होंने जिस तरह से दिल से कुछ बातें कही है, ये तो कोई ठोस चीज निकल कर आती तो समझ में आता कि विश्वास पैदा हो, शायद आने वाले दिनों में आए। कुछ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल भी जुड़े हुए, आपके पास में आऊंगी आलोक जी। मीम अफजल साहब, प्रचंड कहते हैं कि भारत नेपाल संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो गया, ये बयान प्रचंड की ओर से आया है, और नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता तो कभी कोई हुआ ही नहीं, और मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की है प्रचंड ने, तो अब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, 17 साल से उन्हें कोई तजर्बा नहीं है किसी भी भारतीय लीडर के वहां जाने का, और नरेंद्र मोदी जी जब गए हैं तो उन्होंने वहां जाकर के जिस अंदाज की जज्बाती तकरीर की है, तो मुझे तो याद आ गया, मैं सोच रहा था बहुत 2-2.5 महीने से मोदी जी का भाषण सुनने को नहीं मिल रहा था, तो हमें लगा मोदी जी खो गए हैं, भाषण भूल गए हैं, लेकिन हमको लगा कि हमने जाकर के उन्हें नेपाल में देखा कि वो उसी अंदाज से भाषण कर रहे थे जिस अंदाज से वो यहाँ इलेक्शन की सभाओं को संबोधित करते थे। तो जाहिर है मुतासिर होना तो स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां भी आज बड़ी चर्चा है इस बात की कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम कि अच्छे दिन उनके हिंदुस्तान की तरह आने वाले हैं या हम उनके लिए किस तरह से अच्छे दिन लाएंगे। हमने $1 बिलियन की उनको सॉफ्ट क्रेडिट लाइन दी है और उससे उनके डेवलपमेंट में कुछ मदद मिलेगी। जाहिर है सॉफ्ट क्रेडिट लाइन जो होती है उसकी तफसील कुछ इस तरह से होती है कि उसमें हम जो कर्जा देते हैं, वहां जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हिंदुस्तानी कंपनियां ही उनको पूरा करती हैं। ये इसका एक बंद है जिससे जो चाइना हमेशा इस्तेमाल पूरे अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में क्रेडिट लाइन दे दे करके उसने हमको हमारे को पीछे करने की कोशिश की है, और नेपाल के अंदर भी उसकी मदाखलत बड़ी है। और बहुत गहराई में अगर जाएं तो नेपाल से जो रिश्तों में जरा हमारे कुछ कहना चाहिए कि उतनी सरगर्मी नहीं थी या उसमें गर्माहट नहीं थी। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि नेपाल ने भी थोड़ा सा पाला बदल लिया था और चीन की तरफ ज्यादा देखना शुरू कर दिया था, और उधर हमारी तरफ से भी यकीनन कुछ शिकायतें रही हैं और हमें भी शिकायतें रही हैं। और पिछले 10 साल में संबंधों में और कटुता आई, पिछले 10 साल में संबंधों में और कटुता आई और चीन से नजदीकियां नेपाल की और बढ़ी, और इस दौरान आप ही की सरकार थी मीम अफजल साहब, इस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन पहले आपने जो बात कही कि कुछ खास नहीं दिखा मोदी के दौरे में सिवाय इमोशनल स्पीचेस के, जज्बाती बयानों के और जज्बाती स्पीचेस के। किरीट जी, क्या ये बात सही कह रहे हैं मीम अफजल? कह रहे कि जज्बात के सिवा इस दौरे में और कुछ उभर कर निकल कर नहीं आया? थोड़ी मैं विनती करना चाहता हूं, राजनीति हम यहाँ संसद में करें, संसद के बाहर करें, देश में करें, दिल्ली में करें,
तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और भाजपा नेता करके भी कांग्रेस उनको देख सकती है। लेकिन जब देश के बाहर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। हम कहीं चर्चा में क्रिश जी, मेरा ख्याल है ये भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस बहुत सारे मुल्कों को लेकर क्या है अब रवैया अपनाती रही है पिछले 10 साल में, वो भी याद होगा आपको। ऊपर उठकर बात करें भीम साहब, आज तो आप ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में आप कितने ऊपर उठे ये तो बता दें। रही बात आपको मैं पेंसिल दूं, पेंसिल से पॉइंट नोट कर लीजिए, मेरी समाप्त होने के बाद में आप शुरू कर देना या आप बोल लीजिए, बाद में मैं बोलता हूं। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए किरीट सोमैया। तो मेरा बिंदु यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री नेपाल गया तो नेपाल के साथ में वास्तव में नेपाल नहीं, उसके पहले भूटान गए। अब ये देश ने नई सरकार बनाई, नया प्रधानमंत्री आया, उन्होंने नई नीति, नई विदेश नीति और उन्होंने कहा कि भाई पड़ोसी के साथ पहले संबंध सुधारो। और अभी आप देखो 17 साल देश का प्रधानमंत्री नहीं गया, अभी उनकी तभी अपनी नीति होगी। नरेंद्र मोदी ने तय किया कि मैं पहले पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारूं, पाकिस्तान को, सार्क को यहां पर शपथ विधि में बुलाया, ये एक अच्छी व्यूह रचना हो सकती है। दूसरी बात है, जब आप संबंधों की नए सिरे से शुरुआत करते हो, 17 साल के बाद शुरुआत करते हो, तो वहां की जनता का दिल और दिमाग जीतना ये तो विशेष कहना चाहिए। अगर आप कहते हो कि उन्होंने दिल से बात की, बड़ी बड़ी बातें की, भावुक होके की, तो हाँ भैया दिल जीतोगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपके साथ में आएगा। अब रही बात क्या खोया क्या पाया, तो मुझे बताइए, यहां पर विपक्ष कुछ भी कह सकता है, लेकिन नेपाल का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहे हैं कि एक ऐसा महान नेता आया है, एक अच्छे मजबूत रिश्ते की ओर हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेपाल का दौरा सफल रहा, विफल रहा, कांग्रेस की दृष्टि से शायद वो विफल हो सकता है, लेकिन देश की दृष्टि से, नेपाल की दृष्टि से ये सफल दौरा है। नरेंद्र मोदी सोमनाथ, काशी, जी हाँ मीम अफजल साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं। पशुपतिनाथ सबको। जी मीम अफजल साहब, देखिए जो उनका स्पिरिचुअल दौरा है वो यकीनन बहुत कामयाब हो सकता है, लेकिन आपको याद होगा कि जब कोई प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो कुछ एग्रीमेंट जरूर साइन होते हैं। बनाने की बात की कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नंबर शायद उसमें थोड़ा देर से आने वाला है कि पहले भूटान, फिर नेपाल, अब शायद बांग्लादेश और फिर श्रीलंका और फिर पाकिस्तान। मगर धीरे धीरे ये शुरुआत जो होनी है ये रफ्तार पकड़ेगी और मेरे ख्याल में दोनों देशों के लिए और महाद्वीप के लिए बहुत शुभ संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मेरा ख्याल है कि बधाई तो देना ही चाहिए, क्योंकि हम बहुत वर्षों से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि दोनों देशों के मीडिया को, और मैं कहूंगा कि इंडिया न्यूज और वहां का दिन न्यूज ये कोशिश भी करे कि पत्रकारों के लिए खुला, जिसको कहते हैं हम लोग बड़े समय से मांग करते रहे हैं कि जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा वीसा की जरूरत न हो, यदि उनकी क्रेडिबिलिटी है, यदि अच्छे चैनल के लोग हैं या पत्रकार हैं, वो बगैर किसी वीसा के भी जाना शुरू कर दे। जब हम बॉर्डर को जैसे कहते हैं खुला, कुछ चुनिंदा, आप चाहे चुने हुए ही 500 लोगों के लिए तय हो, लेकिन यदि वो शुरुआत भी होगी और जैसा आपने कहा ये एक दूसरे के प्रति संवाद बना के विश्वास बढ़ेगा नेपाल के साथ, पाकिस्तान के प्रति, श्रीलंका के प्रति, तो निश्चित रूप से जो हमारा पूरे दक्षिण एशिया में जो समस्याएं हैं उसका समाधान में मीडिया का एक बड़ा रोल होगा। ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा योगदान पूरे देश के। बिल्कुल उसी दिशा में एक कदम इंडिया न्यूज की ओर से। वापस लौटे
प्रधानमंत्री की कूटनीति जो नेपाल में देखने को मिली। पुष्पेश जी, हम बात कर रहे थे कि चलिए दिल जोड़ने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने, जो 17 साल का सूखा था पीछे पड़ा रहा, लेकिन अविश्वास इतना गहरा है कि बिजली को लेकर जो समझौता था पूरी की पूरी कैबिनेट ने उसका विरोध किया। नहीं, देखिए मैं इसको तो बहुत लंबा सफर तय करना है अभी। नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। यदि मान लीजिए बिजली को लेकर जो समझौता था वो तत्काल उस पर हस्ताक्षर हो गए होते तो शिकायत की ये गुंजाइश बनती कि मोदी वहां पहुंचे, बड़ी उन्होंने दिल जीता और समर्पण भावुकता में करवा लिया नेपाल की सरकार से। यदि कोई महत्वपूर्ण समझौता होना है तो नेपाल वालों को यह एहसास होना चाहिए कि उन्होंने अपने राष्ट्र हित की रक्षा के लिए डटकर उसका जो पक्ष था अपना पक्ष रखा और उसकी हर कमी दूर करने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर किए। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जल्दबाजी में इस तरह का कोई महत्वपूर्ण समझौता किया जाना चाहिए था जिसको लेकर भविष्य में कोई गुंजाइश रहती। यदि कहीं भी किसी शब्द में कॉमा फुल स्टॉप को लेकर रत्तीभर संदेह था तो वो दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन उससे पहले तो होमवर्क किया गया था, विदेश मंत्री होकर आए। क्षमा कीजिएगा कि वो होमवर्क क्या 3 दिन पहले का होमवर्क 17 साल की कड़वाहट दूर कर देगा? क्या वो होमवर्क जो आजादी से आज तक सन 50 की संधि से थोड़ा बहुत शक बचा हुआ है वो क्या पल भर में दूर हो जाएगा? जो माओवादी जब वहां शासन कर रहे थे और चीन के साथ उनकी वैचारिक साम्य कुछ था, जिस समय की राजशाही की हम बात कर रहे हैं जो कड़वाहट राजा महेंद्र के शासनकाल में शुरू हुई थी, कि आज वो इतना 20 वर्ष 30 वर्ष के अंतराल के बाद पलक झपकते 3 दिन की तैयारी में समाप्त हो जाएगी, ये मैं मानने को तैयार नहीं। चलिए मीम अफजल साहब, हाँ आप अपनी बात रखिए, फिर मैं मीम अफजल के पास चलूंगी। उन्होंने मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संदेहों का घेरा है, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी में होता है कि एक दूसरे पर विश्वास पूरी तरह नहीं करते जो विरोध पक्ष है और जैसा सत्ता पक्ष है, वैसे ही वहां भी है। तो अगर वो आपस में मिलकर तय नहीं कर पा रहे हैं और आपने अगर जल्दबाजी दिखाई तो जो विरोधी पक्ष है वो फिर जो सत्ता पक्ष है उस पर शक करने लगेगा कि इन्होंने कुछ सेल आउट कर दिया। इसलिए भारत की तरफ से जो एक उदार दृष्टि है कि आप तय कर लीजिए, तो उन्होंने 45 दिन का समय दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो फिर से आएंगे नेपाल में सार्क का समिट ड्यू है नवंबर में तो वो इस तरह से उन्होंने कहा कि टाइम आपके पास है, आप तय कर लीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। मीम अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? देखिए, पुष्पेंद्र जी ने एक बड़ी काम की बात कही और मैं उन्हीं की बात को बड़ा करता हूं। उन्होंने कहा कि भावुक होकर के उन्होंने अगर इसका फैसला नहीं किया तो ये अच्छी बात है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने कहीं भावुक होकर कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। मैं सिर्फ इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था। दूसरा कमेंट मैं आपके उस प्रोग्राम पर करूंगा सरहद पर, चूंकि आपने मुझसे नहीं लिया कमेंट। नहीं, मैं आपके पास आ रही थी, लेकिन वापस बड़ी खुशी हुई और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने, हाँ जी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर पाकिस्तान के साथ जो जर्नलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो कभी कभी दोनों मिलकर के करते हैं। एक चैनल ने पहले भी 2-3 बार किया और मैं उसमें शामिल रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो तलखी इतनी ज्यादा है कि हम लोग बातचीत कम करते हैं, लड़ाई ज्यादा करते हैं। ये जो आपने सिलसिला शुरू किया और इसके अंदर आपने जो दूसरे तरह के लोगों को इसमें शामिल करने की बात कही है, मैं समझता हूं वो बहुत जरूरी है। खाली पॉलिटिशियंस को, खाली जर्नलिस्टों को सामने लाना, तो वो अपने देश के हितों के अनुसार कभी कभी बात करते हुए बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग बातचीत करने के मूड में ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के मूड में हैं। तो मैं आपके चैनल से यही दरखास्त करूंगा और दिन वालों से भी यही दरखास्त करूंगा कि संजीदगी के साथ इश्यूज पर बात हो और सिर्फ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्टों को लेकर के बात ना हो, बल्कि आप जिंदगी के दूसरे शोबों को भी उसमें जगह दें, शायरी को, वहां दूसरे जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको। अभी यहाँ भारत में एक चैनल ने दोबारा एक दूसरा शुरू किया जिसमें पाकिस्तानी ड्रामे दिखा रहे हैं, तो काफी लोगों ने पसंद किया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी इसकी जरूरत है, वहां भी हमारे ड्रामे और हमारे सीरियल्स को बहुत बिल्कुल मीम अफजल साहब, आदान प्रदान इसी को देखते हुए जो बंद पड़ा हुआ था, मैं 100% इसके साथ हूं और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी को देखते हुए, इसी जरूरत को देखते हुए, इसी के मद्देनजर ये पहल की है इंडिया न्यूज ने दिन टीवी के साथ। वापस हम अपनी चर्चा पर लौट रहे हैं। आलोक मेहता जी, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जो पानी का मुद्दा है, नदियों के प्रबंधन का मुद्दा है, खासतौर से अब जबकि बिहार पर इस कदर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, बहुत सब तबकों को ये उम्मीद थी कि ये मुद्दा तो जरूर उठाएंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ। जिसमें कोई शक नहीं शीतल जी कि ये बिहार के लिए खास करके मधेशियों की वहां एक बहुत बड़ी पार्टी हमेशा रही है जो बिहार के हित और जो उत्तर प्रदेश है, जितने पड़ोसी राज्य जुड़े हुए हैं नेपाल से, उस क्षेत्र में
पूरे इस पानी से जो बड़ा संकट आता, हम चीन को लेकर के तो बार बार हल्ला हम लोग मचाते हैं, लेकिन नेपाल के साथ, लेकिन जैसा मैं अभी भी आशा जैसे कहना चाहिए कि हमको आशा पर आकाश टिका है, तो आशा करना चाहिए कि ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं, और खास करके बिहार में तो दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में उन पर नेपाल के लोग उसी उदारता के साथ समझ दिखाएंगे। पानी का प्रबंधन, वैसे देखा जाए वाटर रिसोर्सेज हमारे यहाँ भी उस मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। गंगा को खाली माता कह करके पूजा पाठ वहां करेंगे और उसमें 1000 टन फूल डाल देंगे, इससे वो नहीं सुधरने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि उसे पूजा और उससे हट करके यदि नदियों के प्रबंधन पर हमें उनके साथ बैठ करके, चीन के साथ बैठ करके, जहां जहां ऐसी सीमाएं हमारी हैं, जहां से इस तरह के हमें खतरे होते हैं, हमें नुकसान होता है, उसके प्रबंधन पर भी गंभीरता से, मुझे लगता है उस बार चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है उतनी गंभीरता से उसके परिणाम अभी नहीं आए हैं जो आना चाहिए, जिसके लिए पूरे देश को इस बारे में एक मत बनना चाहिए, वहां भी और यहाँ भी। किरीट सोमैया के पास चलो। किरीट सोमैया जी, ठीक है, दिलों के बीच में दूरी जो है, खाई है, उसको पाटने के लिए पहले थोड़ी नरमी से शुरुआत की, प्रधानमंत्री ने दिलों को जीतने की कोशिश की, लेकिन ये जो मुद्दे जो कि मुंह बाए खड़े हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की नदियों के प्रबंधन की बात की, या फिर नेपाल में जो ISI का नेटवर्क भारत के लिए जबरदस्त चिंता का सबब है, नकली नोटों का जो वहां से सिलसिला चलता है इस तरफ, तो ये तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर तो गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी, या कुछ ना कुछ कहीं निकल कर आना चाहिए था? आपने भी तो नई शुरुआत की, वहां पर नरेंद्र मोदी ने नई शुरुआत नेपाल के साथ की, आपने पाकिस्तान के मीडिया के साथ में नई शुरुआत की। आप भी सरहद के उस पार जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी भी सरहद के उस पार के लोगों के और देश का दिल जीतना चाहते हैं, फिर वो भूटान हो या नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। और इसके लिए ये बात आपकी सही है कि पहली मुलाकात में चमत्कार करना चाहते थे कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी यह भी तो हो सकती है ना, नरेंद्र मोदी है ना देश की, कि पहले हम दूरी कम करें, एक धीरे धीरे विश्वास का वातावरण पैदा करें और दिल जीते, और दिमाग के साथ में ये एक बार हुआ तो फिर पानी का भी समझौता होगा, बिजली का भी होगा, और साथ साथ दोनों देश साथ में मिलकर विकास यानी अगर दोनों देश मिलकर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दोनों का फायदा होगा, पानी का प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तो दोनों का फायदा होगा। और कहीं पर समझो आतंकवादी वहां पर नेपाल हो या यहां पर आते हो, तो उस संबंध में ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाए तो भी दोनों का फायदा होगा। तो वास्तव में वहां ही पहुंचना है। अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसकी शुरुआत की, नरेंद्र मोदी ने जाकर एक विश्वास जीतने का प्रयत्न किया, और मुझे विश्वास है कि इस दिशा में हम बहुत ही जल्द ही जो इस विश्वास को कार्य में परिवर्तन करना है हम कर पाएंगे। अच्छा पुष्पेश जी, चलिए मान लें कि ये एक धीमी शुरुआत की है और अब आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन अब इसके बाद हमारी रणनीति नेपाल को लेकर क्या होनी चाहिए? पीएम के इस दौरे के बाद पीएम ने जिस तरह की बातें वहां कही हैं, जो इमोशनल डिस्टेंस जो था उसको जो कम करने की कोशिश की है, इसके बाद अब अगला कदम क्या होना चाहिए नेपाल? मुझे लगता है कि अगला कदम कोई एक ऐसा कदम नहीं होगा जिसको आप कहेंगे अगला कदम पानी का समझौता होगा, अगला कदम आतंकवाद विरोध होगा। मुझे लगता है यदि माहौल ठीक बनता है, आखिर नेपाल की जमीन में भारत विरोधी आतंकवादी शरण क्यों ले रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि नेपाल की सत्ता या वहां के विपक्षी कुछ तत्व उनके लिए हमदर्दी रखते थे, नेपाल को भारत से कुछ बेरुखी थी, इस कारण वो वहां पनाह ले सकते थे। यदि नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो वहां किसी भारत के बैरी का घर बनाने का, तंबू तानने का मौका ही नहीं बनेगा। ये स्थिति म्यांमार में बदल चुकी है, ये स्थिति शेख हसीना के आने के बाद बांग्लादेश में बदल चुकी है, और ये तमिलनाडु की सरकार की विरोध के बावजूद श्रीलंका के साथ संबंधों में सुधार के कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ मछुआरे छोड़े गए हैं, मछुआरे पकड़े जाते हैं, मगर क्रमशः इसमें
निस्संदेह बेहतरी होगी। मुझे लगता है जो रणनीति हमें सोचनी है वो रणनीति शब्द थोड़ा अटपटा है कि उससे युद्ध की एक ध्वनि आती है। अगर दूरदर्शी विदेश नीति अगला कदम क्या हो इसके बाद? अगला कदम नहीं, देखिए अगला कदम तो 1000 मील की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। जब आप कदम लेते हैं तो उस कदम की सार्थकता आपको नजर नहीं आती है। कई बार आप अपनी दिशा बदलते हैं, मुड़ते हैं, फिर एक बार मुड़ने के बाद दूसरी तरफ चलते हैं, गति तेज होती है, धीमी होती है। तो यथार्थवादी तरीका राजनीति का यही है कि हम बहुत अटकलबाजी और भविष्यवाणी में न उलझें और ये मानकर चलें कि नेपाल के बारे में कम से कम एक उत्साहवर्धक पहल हुई है जिसका मोमेंटम काफी देर तक बना रहेगा, उसको हम बर्बाद न होने दें। और हम अभी गैर नेपाल के पहले में प्रतीक्षा करें नेपाल की सुविधा से उनकी इच्छा अनुसार वो कितना इस सुधार की गति को तेज रखना चाहते हैं उसके अनुसार हम आचरण करें। बिल्कुल। शीलकांत शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस नवंबर में सार्क सम्मेलन भी है काठमांडू में, अब से लेकर तब तक हम क्या अपेक्षा करें कि नेपाल क्या कुछ कदम और आगे बढ़ेगा और हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये जो 3 एग्रीमेंट हुए हैं वो तीनों एग्रीमेंट के लिए काम पहले से होता आया है, तो ऐसा नहीं कि अचानक शुरू किया हुआ है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर प्रधानमंत्री ने वहां पे काठमांडू में और अनाउंसमेंट भी किए हैं, तो इस तरह से काफी काम उन्होंने दे दिया है जो हमारे राजनयिकों को, हमारे विदेश जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं इनको करना होगा, चाहे वो वाटर का क्षेत्र हो, चाहे पावर का क्षेत्र हो। तो ट्रांसमिशन लाइन की बात उन्होंने की है, जो हिट की बात की है उन्होंने, हाईवेज, तो रोड बिल्डिंग जो है वो एक प्रोसेस पहले से चल रही है, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं हम लोग। जो इंफॉर्मेशन हाईवे की बात की है वो उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है। ट्रांसमिशन लाइंस की बात की उन्होंने, उस पर काम पहले से चल रहा है। तो ये सारे जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो अपने एक प्रधानमंत्री के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने उठाया है। इस पे प्रक्रिया चल रही थी। इसमें एक बात इस पे गौर करने की बात है कि पहले ये प्रक्रिया चलती थी नीचे लेवल पे, तब शिकायत ये आती थी कि इंडिया से तो ये ब्यूरोक्रेट्स ही डील करते रहते हैं, कोई राजनीतिक लेवल पे बात ही नहीं हो रही है। अब एक उच्चतम राजनीतिक लेवल पे बात हुई है और उस पे ये सारी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन पे जोर दिया गया है, उनको तेज करने के लिए प्रेशर है। तो नवंबर तक जरूर बहुत सारी चीजें होंगी। फिर ज्वाइंट कमीशन जो बैठा था पिछले हफ्ते, जो सुषमा जी जिसके लिए गई थी, उसमें इन सब चीजों पे विस्तार के साथ बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल से इस विजिट का सबसे बड़ा दारोमदार यही है कि बहुत सारी प्रोसेसेस जो चल रही थी उनको उन्होंने एकदम से वो हरकत में आई है। लेकिन आप जो बात कह रही थी कि तत्काल क्या हो सकता है, देखिए 500 रुपए का नोट आपको मालूम होगा शायद कि वहां नहीं चलता है, क्योंकि नकली नोट बड़े पैमाने पर वहां से आते थे। और आईएसआई शीतल, आपने बहुत 2 बड़े मुद्दे उठाए हैं और मुझे लगता है कि चूंकि इस प्रोग्राम की रीच होती है, इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिए, उसको मुझे दबाव बनना चाहिए। देखिए, हम बड़े भाई की तरह नहीं, लेकिन साथी के नाते, मित्र के नाते, ये हमारी सुरक्षा हमारे देश में सुरक्षा, और दूसरा दैनंदिन में, दूसरा हम एज ए टूरिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट भी आप जब नेपाल जाते हैं, हम जहाँ कह रहे हैं जहाँ खुली हमारी सीमा है, वहां भारत का 500 रुपए ले जाना या लाना भी वो हो गया है, क्योंकि 500 रुपया को माना था वही इतना, चूंकि नकली आने लगा है। उन नकली नोटों का जो बाढ़ वहां से आती थी, खाली पानी की बाढ़ नहीं, नकली नोटों की जो बाढ़ आती थी, और आईएसआई के जो आतंकवादी वहां से प्रशिक्षित दूसरे उस रास्ते से आते थे, उनके लिए घोषणा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जब पूजा पाठ, पशुपतिनाथ, जय जयकार, शंखनाद, इसके साथ ये घोषणा भी आनी चाहिए कि हम इसको बंद करेंगे। संकल्प लेते हैं दोनों देश मिलकर के कि नकली नोट और ऐसे जो आईएसआई के लोग हैं उनको नहीं घुसने दिया जाएगा। ये बातें भी शायद होने से ज्यादा विश्वास भारत में भी बढ़ेगा। खाली नेपाल का विश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास भारत में बढ़ने के लिए भी और आगे, अभी तो संसद में आज घोषणा कर सकते हैं, हो सकता है कल प्रधानमंत्री से मांग की जाए, निमंजन साहब यहाँ पर हैं, तो उस तरह से कहीं न कहीं इन बातों को भी रेखांकित किया जाए। जब हमारे हित की हम बात करते हैं, हम न्यूक्लियर को लेकर अमेरिका पर जब दबाव बनाते हैं, जब हम वहां की संसद को स्वीकार करते हैं, वहां की कैबिनेट असहमत हो सकती है, तो हमारे यहाँ भी बनाने की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नंबर शायद उसमें थोड़ा देर से आने वाला है, कि पहले भूटान, फिर नेपाल, अब शायद बांग्लादेश और फिर श्रीलंका और फिर पाकिस्तान। मगर धीरे धीरे ये शुरुआत जो होनी है ये रफ्तार पकड़ेगी और मेरे ख्याल में दोनों देशों के लिए और महाद्वीप के लिए बहुत शुभ संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मेरा ख्याल है कि बधाई तो देना ही चाहिए, क्योंकि हम बहुत वर्षों से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि दोनों देशों के मीडिया को, और मैं कहूंगा कि इंडिया न्यूज और वहां का दिन न्यूज ये कोशिश भी करे कि पत्रकारों के लिए खुला, जिसको कहते हैं हम लोग बड़े समय से मांग करते रहे हैं, कि जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा वीसा की जरूरत न हो, यदि उनकी क्रेडिबिलिटी है, यदि अच्छे चैनल के लोग हैं या पत्रकार हैं,
वो बगैर किसी वीसा के भी जाना शुरू कर दे। जब हम बॉर्डर को जैसे कहते हैं खुला, कुछ चुनिंदा आप चाहे चुने हुए ही 500 लोगों के लिए तय हो, लेकिन यदि वो शुरुआत भी होगी और जैसा आपने कहा ये एक दूसरे के प्रति संवाद बना के विश्वास बढ़ेगा नेपाल के साथ, पाकिस्तान के प्रति, श्रीलंका के प्रति, तो निश्चित रूप से जो हमारा पूरे दक्षिण एशिया में जो समस्याएं हैं उसका समाधान में मीडिया का एक बड़ा रोल होगा। ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा योगदान पूरे देश के। बिल्कुल उसी दिशा में एक कदम इंडिया न्यूज की ओर से। वापस लौटे प्रधानमंत्री की कूटनीति जो नेपाल में देखने को मिली। पुष्पेश जी, हम बात कर रहे थे कि चलिए दिल जोड़ने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने, जो 17 साल का सूखा था पीछे पड़ा रहा, लेकिन अविश्वास इतना गहरा है कि बिजली को लेकर जो समझौता था पूरी की पूरी कैबिनेट ने उसका विरोध किया। नहीं देखिए, मैं इसको तो बहुत लंबा सफर तय करना है अभी। नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। यदि मान लीजिए बिजली को लेकर जो समझौता था वो तत्काल उस पर हस्ताक्षर हो गए होते तो शिकायत की ये गुंजाइश बनती कि मोदी वहां पहुंचे, बड़ी उन्होंने दिल जीता और समर्पण भावुकता में करवा लिया नेपाल की सरकार से। यदि कोई महत्वपूर्ण समझौता होना है तो नेपाल वालों को यह एहसास होना चाहिए कि उन्होंने अपने राष्ट्र हित की रक्षा के लिए डटकर उसका जो पक्ष था अपना पक्ष रखा और उसकी हर कमी दूर करने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर किए। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जल्दबाजी में इस तरह का कोई महत्वपूर्ण समझौता किया जाना चाहिए था जिसको लेकर भविष्य में कोई गुंजाइश रहती। यदि कहीं भी किसी शब्द में कॉमा फुल स्टॉप को लेकर रत्तीभर संदेह था तो वो दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन उससे पहले तो होमवर्क किया गया था, विदेश मंत्री होकर आई थी। क्षमा कीजिएगा कि वो होमवर्क क्या 3 दिन पहले का होमवर्क 17 साल की कड़वाहट दूर कर देगा? क्या वो होमवर्क जो आजादी से आज तक सन 50 की संधि से थोड़ा बहुत शक बचा हुआ है वो क्या पल भर में दूर हो जाएगा? जो माओवादी जब वहां शासन कर रहे थे और चीन के साथ उनकी वैचारिक साम्य कुछ था, जिस समय की राजशाही की हम बात कर रहे हैं जो कड़वाहट राजा महेंद्र के शासनकाल में शुरू हुई थी, कि आज वो इतना 20 वर्ष 30 वर्ष के अंतराल के बाद पलक झपकते 3 दिन की तैयारी में समाप्त हो जाएगी, ये मैं मानने को तैयार नहीं। चलिए मीम अफजल साहब, हाँ आप अपनी बात रखिए, फिर मैं मीम अफजल के पास चलूंगी। उन्होंने मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संदेहों का घेरा है, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी में होता है कि एक दूसरे पर विश्वास पूरी तरह नहीं करते जो विरोध पक्ष है और जैसा सत्ता पक्ष है, वैसे ही वहां भी है। तो अगर वो आपस में मिलकर तय नहीं कर पा रहे हैं और आपने अगर जल्दबाजी दिखाई तो जो विरोधी पक्ष है वो फिर जो सत्ता पक्ष है उस पर शक करने लगेगा कि इन्होंने कुछ सेल आउट कर दिया। इसलिए भारत की तरफ से जो एक उदार दृष्टि है कि आप तय कर लीजिए, तो उन्होंने 45 दिन का समय दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो फिर से आएंगे नेपाल में सार्क का समिट ड्यू है नवंबर में तो वो इस तरह से उन्होंने कहा कि टाइम आपके पास है, आप तय कर लीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। मीम अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? देखिए, पुष्पेंद्र जी ने एक बड़ी काम की बात कही और मैं उन्हीं की बात को बड़ा करता हूं। उन्होंने कहा कि भावुक होकर के उन्होंने अगर इसका फैसला नहीं किया तो ये अच्छी बात है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने कहीं भावुक होकर कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। मैं सिर्फ इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था। दूसरा कमेंट मैं आपके उस प्रोग्राम पर करूंगा सरहद पर, चूंकि आपने मुझसे नहीं लिया कमेंट। नहीं, मैं आपके पास आ रही थी लेकिन वापस बड़ी खुशी हुई और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने, हाँ जी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर पाकिस्तान के साथ जो जर्नलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो कभी कभी दोनों मिलकर के करते हैं। एक चैनल ने पहले भी 2-3 बार किया और मैं उसमें शामिल रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो तलखी इतनी ज्यादा है कि हम लोग बातचीत कम करते हैं, लड़ाई ज्यादा करते हैं। ये जो आपने सिलसिला शुरू किया और इसके अंदर आपने जो दूसरे तरह के लोगों को इसमें शामिल करने की बात कही है, मैं समझता हूं वो बहुत जरूरी है। खाली पॉलिटिशियंस को, खाली जर्नलिस्टों को सामने लाना, तो वो अपने देश के हितों के अनुसार कभी कभी बात करते हुए बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग बातचीत करने के मूड में ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के मूड में हैं। तो मैं आपके चैनल से यही दरखास्त करूंगा और दिन वालों से भी यही दरखास्त करूंगा कि संजीदगी के साथ इश्यूज पर बात हो और सिर्फ पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्टों को लेकर के बात ना हो, बल्कि आप जिंदगी के दूसरे शोबों को भी उसमें जगह दें, शायरी को, वहां दूसरे जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको। अभी यहाँ भारत में एक चैनल ने दोबारा एक दूसरा शुरू किया जिसमें पाकिस्तानी ड्रामे दिखा रहे हैं, तो काफी लोगों ने पसंद किया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी इसकी जरूरत है, वहां भी हमारे ड्रामे और हमारे सीरियल्स को बहुत बिल्कुल मीम अफजल साहब, आदान प्रदान इसी को देखते हुए जो बंद पड़ा हुआ था
मैं 100% इसके साथ हूं और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी को देखते हुए, इसी जरूरत को देखते हुए, इसी के मद्देनजर ये पहल की है इंडिया न्यूज ने दिन टीवी के साथ। वापस हम अपनी चर्चा पर लौट रहे हैं। आलोक मेहता जी, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जो पानी का मुद्दा है, नदियों के प्रबंधन का मुद्दा है, खासतौर से अब जबकि बिहार पर इस कदर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, बहुत सब तबकों को ये उम्मीद थी कि ये मुद्दा तो जरूर उठाएंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं शीतल जी कि ये बिहार के लिए खास करके मदेशियों की वहां एक बहुत बड़ी पार्टी हमेशा रही है जो बिहार के हित और जो उत्तर प्रदेश है, जितने पड़ोसी राज्य जुड़े हुए हैं नेपाल से, उस क्षेत्र में पूरे इस पानी से जो बड़ा संकट आता, हम चीन को लेकर के तो बार बार हल्ला हम लोग मचाते हैं, लेकिन नेपाल के साथ, लेकिन जैसा मैं अभी भी आशा जैसे कहना चाहिए कि हमको आशा पर आकाश टिका है, तो आशा करना चाहिए कि ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं और खास करके बिहार में तो दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में उन पर नेपाल के लोग उसी उदारता के साथ समझ दिखाएंगे। पानी का प्रबंधन वैसे देखा जाए, वाटर रिसोर्सेज हमारे यहाँ भी उस मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। गंगा को खाली माता कह करके पूजा पाठ वहां करेंगे और उसमें 1000 टन फूल डाल देंगे, इससे वो नहीं सुधरने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि उसे पूजा और उससे हट करके यदि नदियों के प्रबंधन पर हमें उनके साथ बैठ करके, चीन के साथ बैठ करके, जहां जहां ऐसी सीमाएं हमारी हैं, जहां से इस तरह के हमें खतरे होते हैं, हमें नुकसान होता है, उसके प्रबंधन पर भी गंभीरता से, मुझे लगता है उस बार चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है उतनी गंभीरता से उसके परिणाम अभी नहीं आए हैं जो आना चाहिए, जिसके लिए पूरे देश को इस बारे में एक मत बनना चाहिए, वहां भी और यहाँ भी। किरीट सोमैया के पास चलो। किरीट सोमैया जी, ठीक है, दिलों के बीच में दूरी जो है, खाई है, उसको पाटने के लिए पहले थोड़ी नरमी से शुरुआत की, प्रधानमंत्री ने दिलों को जीतने की कोशिश की, लेकिन ये जो मुद्दे जो कि मुंह बाए खड़े हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की नदियों के प्रबंधन की बात की, या फिर नेपाल में जो ISI का नेटवर्क भारत के लिए जबरदस्त चिंता का सबब है, नकली नोटों का जो वहां से सिलसिला चलता है इस तरफ, तो ये तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर तो गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी या कुछ ना कुछ कहीं निकल कर आना चाहिए था? आपने भी तो नई शुरुआत की, वहां पर नरेंद्र मोदी ने नई शुरुआत नेपाल के साथ की, आपने पाकिस्तान के मीडिया के साथ में नई शुरुआत की। आप भी सरहद के उस पार जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी भी सरहद के उस पार के लोगों के और देश का दिल जीतना चाहते हैं, फिर वो भूटान हो या नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। और इसके लिए ये बात आपकी सही है कि पहली मुलाकात में चमत्कार करना चाहते थे कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी यह भी तो हो सकती है ना, नरेंद्र मोदी है ना देश की, कि पहले हम दूरी कम करें, एक धीरे धीरे विश्वास का वातावरण पैदा करें और दिल जीते और दिमाग के साथ में ये एक बार हुआ तो फिर पानी का भी समझौता होगा, बिजली का भी होगा, और साथ साथ दोनों देश साथ में मिलकर विकास यानी अगर दोनों देश मिलकर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दोनों का फायदा होगा, पानी का प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तो दोनों का फायदा होगा। और कहीं पर समझो आतंकवादी वहां पर नेपाल हो या यहां पर आते हो तो उस संबंध में ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाए तो भी दोनों का फायदा होगा। तो वास्तव में वहां ही पहुंचना है। अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसकी शुरुआत की, नरेंद्र मोदी ने जाकर एक विश्वास जीतने का प्रयत्न किया और मुझे विश्वास है कि इस दिशा में हम बहुत ही जल्दी जो इस विश्वास को कार्य में परिवर्तन करना है हम कर पाएंगे। अच्छा पुष्पेश जी, चलिए मान लें कि ये एक धीमी शुरुआत की है और अब आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन अब इसके बाद हमारी रणनीति नेपाल को लेकर क्या होनी चाहिए? पीएम के इस दौरे के बाद पीएम ने जिस तरह की बातें वहां कही हैं, जो इमोशनल डिस्टेंस जो था उसको जो कम करने की कोशिश की है, इसके बाद अब अगला कदम क्या होना चाहिए नेपाल? मुझे लगता है कि अगला कदम
कोई एक ऐसा कदम नहीं होगा जिसको आप कहेंगे अगला कदम पानी का समझौता होगा, अगला कदम आतंकवाद विरोध होगा। मुझे लगता है यदि माहौल ठीक बनता है, आखिर नेपाल की जमीन में भारत विरोधी आतंकवादी शरण क्यों ले रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि नेपाल की सत्ता या वहां के विपक्ष की कुछ तत्व उनके लिए हमदर्दी रखते थे। नेपाल को भारत से कुछ बेरुखी थी, इस कारण वो वहां पनाह ले सकते थे। यदि नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो वहां किसी भारत के बैरी का घर बनाने का, तंबू तानने का मौका ही नहीं बनेगा। ये स्थिति म्यांमार में बदल चुकी है, ये स्थिति शेख हसीना के आने के बाद बांग्लादेश में बदल चुकी है, और ये तमिलनाडु की सरकार की विरोध के बावजूद श्रीलंका के साथ संबंधों में सुधार के कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ मछुआरे छोड़े गए हैं, मछुआरे पकड़े जाते हैं, मगर क्रमशः इसमें निस्संदेह बेहतरी होगी। मुझे लगता है जो रणनीति हमें सोचनी है वो रणनीति शब्द थोड़ा अटपटा है कि उससे युद्ध की एक ध्वनि आती है। अगर दूरदर्शी विदेश नीति अगला कदम क्या हो इसके बाद? अगला कदम नहीं, देखिए अगला कदम तो 1000 मील की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। जब आप कदम लेते हैं तो उस कदम की सार्थकता आपको नजर नहीं आती है। कई बार आप अपनी दिशा बदलते हैं, मुड़ते हैं, फिर एक बार मुड़ने के बाद दूसरी तरफ चलते हैं, गति तेज होती है, धीमी होती है। तो यथार्थवादी तरीका राजनीति का यही है कि हम बहुत अटकलबाजी और भविष्यवाणी में न उलझें और ये मानकर चलें कि नेपाल के बारे में कम से कम एक उत्साहवर्धक पहल हुई है जिसका मोमेंटम काफी देर तक बना रहेगा, उसको हम बर्बाद न होने दें। और हम अभी गैर नेपाल के पहले में प्रतीक्षा करें नेपाल की सुविधा से, उनकी इच्छा अनुसार वो कितना इस सुधार की गति को तेज रखना चाहते हैं उसके अनुसार हम आचरण करें। बिल्कुल। श्रीकांत शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस नवंबर में सार्क सम्मेलन भी है काठमांडू में, अब से लेकर तब तक हम क्या अपेक्षा करें कि नेपाल क्या कुछ कदम और आगे बढ़ेगा और हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये जो 3 एग्रीमेंट हुए हैं वो तीनों एग्रीमेंट के लिए काम पहले से होता आया है, तो ऐसा नहीं कि अचानक शुरू किया हुआ है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर प्रधानमंत्री ने वहां पे काठमांडू में और अनाउंसमेंट भी किए हैं, तो इस तरह से काफी काम उन्होंने दे दिया है जो हमारे राजनयिकों को, हमारे विदेश जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं इनको करना होगा, चाहे वो वाटर का क्षेत्र हो, चाहे पावर का क्षेत्र हो। तो ट्रांसमिशन लाइन की बात उन्होंने की है, जो हिट की बात की है उन्होंने, हाईवेज, तो रोड बिल्डिंग जो है वो एक प्रोसेस पहले से चल रही है, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं हम लोग। जो इंफॉर्मेशन हाईवे की बात की है वो उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है। ट्रांसमिशन लाइंस की बात की उन्होंने, उस पर काम पहले से चल रहा है। तो ये सारे जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो अपने एक प्रधानमंत्री के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने उठाया है। इस पे प्रक्रिया चल रही थी। इसमें एक बात इस पे गौर करने की बात है कि पहले ये प्रक्रिया चलती थी नीचे लेवल पे, तब शिकायत ये आती थी कि इंडिया से तो ये ब्यूरोक्रेट्स ही डील करते रहते हैं, कोई राजनीतिक लेवल पे बात ही नहीं हो रही है। अब एक उच्चतम राजनीतिक लेवल पे बात हुई है और उस पे ये सारी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन पे जोर दिया गया है, उनको तेज करने के लिए प्रेशर है। तो नवंबर तक जरूर बहुत सारी चीजें होंगी। फिर ज्वाइंट कमीशन जो बैठा था पिछले हफ्ते, जो सुषमा जी जिसके लिए गई थी, उसमें इन सब चीजों पे विस्तार के साथ बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल से इस विजिट का सबसे बड़ा दारोमदार यही है कि बहुत सारी प्रोसेसेस जो चल रही थी उनको उन्होंने एकदम से वो हरकत में आई हैं। लेकिन आप जो बात कह रही थी कि तत्काल क्या हो सकता है, देखिए 500 रुपए का नोट आपको मालूम होगा शायद कि वहां नहीं चलता है, क्योंकि नकली नोट बड़े पैमाने पर वहां से आते थे। और आईएसआई शीतल, आपने बहुत 2 बड़े मुद्दे उठाए हैं और मुझे लगता है कि चूंकि इस प्रोग्राम की रीच होती है, इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिए, उसको मुझे दबाव बनना चाहिए। देखिए, हम बड़े भाई की तरह नहीं, लेकिन साथी के नाते, मित्र के नाते, ये हमारी सुरक्षा हमारे देश में सुरक्षा और दूसरा दैनंदिन में, दूसरा हम एज ए टूरिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट भी आप जब नेपाल जाते हैं, हम जहां कह रहे हैं जहां खुली हमारी सीमा है, वहां भारत का 500 रुपए ले जाना या लाना भी वो हो गया है, क्योंकि 500 रुपया को माना था भाई इतना, चूंकि नकली आने लगा है। उन नकली नोटों का जो बाढ़ वहां से आती थी, खाली पानी की बाढ़ नहीं, नकली नोटों की जो बाढ़ आती थी, और आईएसआई के जो आतंकवादी वहां से प्रशिक्षित दूसरे उस रास्ते से आते थे, उनके लिए घोषणा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जब पूजा पाठ, पशुपतिनाथ, जय जयकार, शंखनाथ, इसके साथ ये घोषणा भी आनी चाहिए कि हम इसको बंद करेंगे, संकल्प लेते हैं दोनों देश मिलकर के कि नकली नोट और ऐसे जो आईएसआई के लोग हैं उनको नहीं घुसने दिया जाएगा। ये बातें भी शायद होने से ज्यादा विश्वास भारत में भी बढ़ेगा। खाली नेपाल का विश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास भारत में बढ़ने के लिए भी
और आगे अभी तो संसद में आज घोषणा कर सकते हैं, हो सकता है कल प्रधानमंत्री से मांग की जाए, इमामुद्दीन साहब यहाँ पर हैं, तो उस तरह से कहीं न कहीं इन बातों को भी रेखांकित किया जाए। जब हमारे हित की हम बात करते हैं, हम न्यूक्लियर को लेकर अमेरिका पर जब दबाव बनाते हैं, जब हम वहां की संसद को स्वीकार करते हैं, वहां की कैबिनेट असहमत हो सकती है, तो हमारे यहाँ भी इमामुद्दीन साहब यहाँ पर हैं, तो उस तरह से कहीं न कहीं इन बातों को भी रेखांकित किया जाए। जब हमारे हित की हम बात करते हैं, हम न्यूक्लियर को लेकर अमेरिका पर जब दबाव बनाते हैं, जब हम वहां की संसद को स्वीकार करते हैं, वहां की कैबिनेट असहमत हो सकती है, तो हमारे यहाँ भी इस बात को बनना चाहिए कि नेपाल को हम 10,000 करोड़ यदि देंगे तो साथ में हमारे नोट सही ढंग से वहां से चले, वहां पहुंचे। बिल्कुल। मीर अफजल साहब, हमारा विपक्ष, आपकी पार्टी नेपाल को लेकर किस तरह की मांग रखेगी कि आने वाले दिनों में क्या एजेंडा रहे, किस तरह से चीजों को रेखांकित किया जाए? और ये जो दो अहम मसले हैं, ये जो एक तो ISI का नेटवर्क है वहां पर, और इसके अलावा नकली नोटों का जो जाल फैला हुआ है नेपाल के जरिए, इसको लेकर आप किस तरह की क्या मांग उठाएंगे, रखेंगे आगे? प्रधानमंत्री लौट आए हैं देश अब वापस। देखिए शीतल जी, अभी शीलकांत जी ने जो बातें कही, मैं उन्हीं को सब्सक्राइब करते हुए कहूंगा कि दोनों देशों के दरमियान में ऐसा नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं रहा था 17 साल, बड़ा विजिट नहीं हुआ, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होते हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में रहती हैं, और वो पाइपलाइन में रहते रहते जब बड़ा विजिट होता है उस पर उसे फाइनल शक्ल दे दी जाती है और एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं। तो ये कोई एग्रीमेंट ऐसा कोई बड़ा साइन नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने वहां पर कई चीजों का ऐलान किया है और उन्होंने एक दिशा जरूर दी है मिनिस्ट्री को, डिप्लोमेट्स को, कि आपको इस पर काम करना है। और ये जो आपने नोटों का, यही नहीं बल्कि अभी एक ऐलान का जिक्र यहां नहीं किया गया और मोदी जी ने उसका भी ऐलान किया। मैं उसका जिक्र करना जरूरी इसलिए समझता हूं कि सीमा के ऊपर एक बहुत बड़ा रैकेट है, ये टैंकर माफिया का, जो ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स का एक दूसरे मुल्क से लाना ले जाना करते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं वो काफी परेशान होती हैं। तो उसमें एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जिसकी तवज्जो दिलाई मोदी जी की, और इस पर MEA का पूरा एक तरह से कहना चाहिए मंजूरी नहीं थी, और उसका एडवाइस के बगैर भी उन्होंने कहा, और मोदी जी ने वहां ऐलान कर दिया कि हम इस पाइपलाइन को बनाएंगे जो 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, और जिससे ये टैंकर माफिया जो है उस पर भी कंट्रोल हो सकता है। तो मैं समझता हूं एक अच्छी बात है, उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। तो वहां मेरा सिर्फ इतना कहना था कि मोदी जी ने वहां जो तकरीर की है वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो एक प्रधानमंत्री के रूप में वहां तकरीर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी इलेक्शन की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को खिताब कर रहे हैं जी। और इसमें इस तरीके से अगर उन्होंने वहां दिल जीता है तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन ये एक डिप्लोमेसी से अलग हटके काम किया। चलिए, शो खत्म होते होते आपने भी इस बात की तारीफ की कि चलिए कुछ तो किया, भले ही इमोशनल डिप्लोमेसी दिखी लेकिन कुछ तो हुआ आगे। आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो भले ही किसी बड़े अहम मुद्दे पर कोई बड़ा समझौता या बड़ी डिक्लेरेशन या बड़ी संधि का ऐलान नहीं हुआ प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान, लेकिन जो ठहरा हुआ पानी था उसमें थोड़ी हलचल जरूर हुई है, और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में शायद इसका हमें नतीजा भी देखने को मिले, अच्छा नतीजा। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।